सब बहनों और भाइयों को जय भीम, नमोबुद्धाय, संघं नमामि, जय संविधान। इस दौरान जैसा सभी कि माइक समन बंद संघ रखें ने सर। आज आदेश दिया है कि मैं आज के समन संघ का कंसेप्ट रखूं, आज के मीटिंग का। तो मैं कुछ चंद बातों के बारे में बात करूंगा। खासकर अभी हमने देखा कि 12, 13, 14 और 15 अगस्त को नागपुर में समन संघ की संगीति आयोजित की गई थी। ये अ, ये ऐसी इसमें एक दो तीन बातें खासकर ऐसी थी कि नागपुर में जो 13 तारीख को दूसरे दिन जो हाउस लगा, वो हमारा ऑफलाइन दूसरा हाउस था और एक बहुत अच्छी तरीके से हाउस चलाया गया। और इससे हमने बहुत सारे लोगों को कुछ संदेश भी दिए। तो हम लोग 14 तारीख को मिले। 14 तारीख को नागपुर में नागलोक में महाराष्ट्र की दूसरी संगीत थी, नागपुर की नागलोक की। और हमने वहां पर करीब करीब 100 ऑर्गेनाइजेशन को, संगठनों को बुलाया था, जो कि करीब करीब 29 लाख संगठन रजिस्टर है। 4, 4.5 लाख संगठन एक्टिव है। और नागपुर में करीब करीब 150, 200 संगठनों के लोग कार्यरत है। ऐसे में 100 संगठनों के लोगों को हमने बुलाया था। लेकिन बात ऐसी है कि राज की बात यह है कि हमारे समन संघ के सिर्फ 32 ऑर्गेनाइजेशन या संगठन वहां पर उपस्थित थे। उसमें से 20, 22 संगठन जो थे, वो हमसे, हमारे विचारों में कुछ कुछ तरीके से विचार में मेल खाते दिखाई दिए। पर बाकी लोगों को ऐसा कभी नहीं लगा कि सारे भारत के करीब करीब 18 से 19 राज्यों के लोग यहाँ पर आए थे। 240 तक लोग बाहर के राज्यों से आए। और नागपुर के लोग कितने आए? तो 75, 78 लोग। सिर्फ 78 लोगों ने, नागपुर के प्रॉपर लोगों ने वहां पर सहभाग लिया। इसका मतलब ये है कि आज की जो हालात चल रही है, उस हालात से क्या संगठनों का रिस्पांस हमको मिल रहा है? क्यों इतने सारे संगठन ऐसे सोए हुए जैसे हमको दिखाई देते हैं, रिस्पांस नहीं देते? बाहर के राज्यों के लोग इतनी अपनी अपना खुद का पैसा, अपने खुद के टिकट, अपने व्यस्त जीवन से 4, 4 दिन खर्चा करके लोग वहां पर आए, और एक दिन के लिए वो लोग, लोकल लोग नहीं आ सके। इसका मतलब है लिथार्जिकल हो चुके हैं, ऐसा महसूस होता है। उल्टी दूसरी एक बात वहां पर नजर आई कि 14 तारीख को एक वमन समाज की महिला, जो जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, वमन समाज की एक महिला वहां पर उपस्थित हुई। और वहां उसने दिन भर उपस्थिति दिखाकर ये बता दिया कि हम लोग आपकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप संगठित नहीं हो। संगठित होते तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि हमारे बीच में आकर यहाँ की खबरबात फैलाती या लेके जाती। हमारी एक बहन है, समन संघ की स्पोक बहन है और बहुत एक्टिव है, मुंबई से है। उनके साथ उनकी बात हो गई। वो पूछ रही थी, आपका नाम क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, कितने लोग आए थे, कहाँ कहाँ से लोग आए थे। ये सारी जानकारी वो पूछती है, पूछ कर ले जाती है। तो ये होता क्यों है ऐसा? क्यों उस महिला को लगा कि हाँ चलो, इधर बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है, और हो सकता है पुलिस की तरफ से तो रिपोर्टिंग जाती है। कहीं भी कोई बड़ा अगर संगीति लगती हो, प्रोग्राम लगता हो, तो पुलिस को खबर होती है, वो लोग आते ही अलर्ट रहते। बट उनका यहाँ पर आ जाना और हमारे संगठनों का बुलाने के बावजूद भी नहीं आ जाना, इसका मतलब है कि हम लोग अभी सोए हुए से लोग हैं। क्यों सोए हुए लोग हैं? इस स्थिति में आज आज हालात ऐसी है कि मैं अगर फिगर बता दूं आज के, तो मेरे पास ये फिगर है कि अभी हमारी हालात ऐसी है कि पिछले साल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट आता है स्कॉलरशिप का, जो सोशल जस्टिस से आता है, उसमें से करीब करीब 1700 करोड़ का बजट जो बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए आता है, करीब करीब 13,000 बच्चों को 1700 करोड़ रुपए का रुपए की स्कॉलरशिप नहीं दी गई। और उसके लिए बच्चे हर गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सामने और अलग अलग राज्यों के सामने हर दिन उपस्थित रहते हैं, अर्जा देते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, इधर उधर लोक प्रतिनिधियों से मिलते हैं। और इतना होने के बावजूद भी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है 2 साल से। इसका मतलब है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी चल रही है कि आपके हिस्से का जो संविधानिक अधिकार दिया गया था आपको संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान का, खासकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है,
और फंडामेंटल राइट है, इसकी सिक्योरिटी के लिए ऐसा प्रोविजन किया था। उन्होंने प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था कानून, संविधान के का इसमें तहत। ले, लेकिन उस संविधान से निर्मित जो प्लानिंग कमीशन था, उसको नाम बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। और उस नीति आयोग की नीति ऐसी बनाई गई कि जो बाबा साहब ने लिखा था कि एटलीस्ट 10%, 4 से 10% जो आम बजट होता है, उस बजट में से 10% से 10% का जो बजट अगर उसको अलोकेट किया जाए, तो पिछले साल का बजट हो 45,42,000 करोड़ का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका मतलब है कि 4,50,000 करोड़ के करीब इतना फंड अलोकेट होना चाहिए था SC STO के लिए। लेकिन होता है सिर्फ 1,40,000 तक। करीब करीब लगातार 2/3 बजट जो है, 60% से ज्यादा बजट आपका अलोकेट ही नहीं किया जाता। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसका परिणाम यही है कि वो लोग आपके प्रोग्राम में आकर आपकी खबर बात रखते हैं, और आपको बुलाने के बावजूद भी वहां पर आप नहीं आते हो। इसका मतलब है आप अलर्ट नहीं हो। और अलर्ट नहीं होने की वजह से जो आपके इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ह्यूमन राइट सारे अधिकार है आप बचा नहीं पा रहे हो। इसके लिए खासकर लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार है। और जो सामाजिक संगठनों का काम होता है कि समाज को हमेशा के लिए जागरूक रखने का काम करे, अगर वो इकट्ठा ही नहीं होगे तो समाज को जागरूक करने का काम कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि हमने इनविटेशन देने के बाद भी संगठनों को ये नहीं लगा कि चलो कम से कम इनकी बात तो सुन ले, क्या कहना चाहते। सारे समन्वय संघ के साथी वो कह रहे थे कि आओ इधर, हम लोग एक ही अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इकट्ठा होना होगा। इकट्ठा हो जाओगे तो आप एक दूसरे के विचार एक दूसरे के साथ साझा कर सकोगे, और विचारों को साझा करने के बाद आपकी पॉलिसी फ्रेम हो सकती है, आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड हो सकती है। आप मिलेंगे ही नहीं तो कैसी पॉलिसी और कैसी स्ट्रेटेजी डिसाइड होगी? और हम लोग खुद होकर, जो गवर्नमेंट है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल उल्टी है, उसको टाइम दे रहे कि लो आओ हमारे ऊपर अन्याय करो। इसका मतलब है कि हम संगठित नहीं होने की वजह से, और संगठित होने के लिए हम लोग मानसिक तौर पर राजी नहीं है, इसीलिए सारा कुछ ऐसा हो रहा है। तो हम क्यों दूसरों को दोष दे? क्यों सत्ताधारियों को, क्यों जो उल्टे विचारों वाले वमन जाति वाले या वमन विचारधारा वाले लोगों को क्यों हम बार बार कोसते रहे? हमको कोसना चाहिए कि हम हमारी ठीक तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाने की वजह से ये सारा कुछ अन्याय, अत्याचार हमारी वजह से हो रहा है। इसके लिए दूसरा कोई कारणवश नहीं है। इसी के लिए अगर आप संगठित होकर इकट्ठा आ जाते, अपील को आप स्वीकार करते, हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो कि आपको अटपटी सी लगे, लेकिन ये विचार है। हम बार बार अपनी खुद की संगठनों की प्लेटफॉर्म से बताते हैं कि हम लोग विचार साझा करते हैं, दूसरों के विचार सुनते हैं, और विचारों से ही क्रांतियां होती है। जैसे कि हमारे समन संगी पुरखे तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि जब तक आप लोग संगठित नहीं रहोगे तब तक आप लोग विचार विनिमय नहीं कर सकते हो। और संगठित रहने के बाद और एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करने के बाद ही आप जागरूक रह सकते हो। तो बुद्ध कहते हैं कि सदा जागर मानानंग अहोरत्तानुसिक्खिनंग निब्बानंग अधिमुत्तानंग अत्तंग गच्छन्ति आसवा। इसका अर्थ है ये धम्मपद की गाथा का, कि बुद्ध कहते हैं कि सदा जागर मानन, आप सदा जागरूक रहना होगा 24/7। आपके ऊपर अगर कोई अन्याय करता है तो इसके लिए कारण वो नहीं है, आप जागरूक नहीं हो, इस वजह से आपके ऊपर अन्याय होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि सदा जागर मानन, आपको हमेशा के लिए जागरूक रहना होगा। अहोरत्तानुशिक्षिणं, दिन रात आपको सीखने में लगा रहना होगा। जब तक आप जागरूक नहीं रहोगे तो सीखोगे कैसे? दिन रात आप मेहनत कैसे करोगे? निब्बानंग अधिमुत्तानंग, आपका जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि मैं सारे दुखों से मुक्त हो जाऊं। अगर अगर मैं खुद को दुख से मुक्त कर सकता हूं, तो ही मुझे अधिकार है दूसरों को दुख से मुक्त करने का। तो ये बुद्ध का गाथा है कि निब्बानंग अधिमुत्तानंग अथंग गच्छन्ति आसवा। ये तीन बातें अगर तथागत की आप अगर गौर से सुनोगे, कि आप इकट्ठा हो जाओ, आप जागरूक हो जाओ, आपका निब्बान करने का अंतिम हेतु हो, जिससे कि आप खुद दुख से मुक्त हो जाओगे, तो ही आप दूसरों को दुख से मुक्त करा सकोगे। वरना तुम्हारा जो जितना तुम्हारे पुरखे समन संगियों ने जो इतना बनाया हुआ जीवन है, जो रास्ता है, वो रास्ता टूट सकता है, वो रास्ता बिखर सकता है, और रास्ता खराब हो सकता है।
इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। आपको बुलाने के बावजूद भी आप नहीं आते हो, तो इससे अर्थ क्या से निकालना चाहिए? इसका मतलब है कि हम सोए हुए समाज में अभी बिखरे हुए लोग हैं, इसीलिए हम दूसरों के कोई प्रोग्राम में या कोई संगीतियों में नहीं आना चाहते। दूसरी बात ऐसी हुई कि आवाज इंडिया टीवी से हमारा 14 अगस्त का पूरा दिन भर का प्रोग्राम लाइव था। लाइव घर घर बैठे बहुत सारे 100-150 लोगों ने वो संगीतियों को लाइव घर बैठकर देखा। और उसके बाद तो आवाज इंडिया टीवी ने बहुत बार इसका प्रसारण किया। उस प्रसारण से करीब करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने उसको टीवी पर देखा भी है। लेकिन टीवी पर देखने से आपका नंबर दिखाई नहीं देता। आप जितनी संख्या में लोगों को या वमन को या आपके दुश्मन को जो आपको ऐसा मानता है कि आप कम कुमत हो, आप में कुछ शक्ति नहीं आई है, उसको अगर आप केवल एक जगह पर संगठित हो जाते, संख्या में ही दिख जाते, तो उसके ऊपर अलग प्रभाव पड़ता। वो हिम्मत नहीं करता कि कोई हमारी सभा में आकर आपकी सभा की पूरी दिन की कार्रवाई वो सुने। इसका मतलब है कि बुद्ध की विचारों को, हमारे समन संगी पुरखों की विचारों को हम लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। बाबा साहब ने भी इसके बारे में कहा है। बाबा साहब ने, एक उनका सेंटेंस है जो कि 1936 की सभा में बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब कहते कि माय फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू आर एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये तो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज उन्होंने तो 1924 में ही कहा था, जब बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण उन्होंने किया था। 1936 में मुंबई में उन्होंने एड्रेस करते वक्त इमेंसिपेशन व्हाट वे, तुम्हारी मुक्ति कौन से मार्ग से है, ये जब उन्होंने संबोधन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी बाबा साहब का संबोधन है। उसमें वो लिखा है, कहते हैं कि मेरा ये अंतिम संदेश आपको है कि आपको एजुकेट, एजुटेट और ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे, संगठित नहीं होगे, तब तक आप एजुकेट नहीं हो सकते, एजुटेट नहीं कर सकते। क्योंकि हमने देखा है कि आपकी जो जितनी भी यूनिवर्सिटियां, सारी यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी गई, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की। और दूसरी ओर आपका जो जनरल बजट हुआ करता था, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 16, 17, 18 और 19 से जो हक और अधिकार और हुकूक आपको मिलने चाहिए थे, वो आपसे छीने जा रहे हैं। ये छीने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने बाबा साहब के फाइनल वर्ड को कभी गंभीरता से नहीं लिया। बाबा साहब आगे कहते हैं, विद जस्टिस ऑन आवर साइड आई डू नॉट सी हाउ वी कैन लूज आवर बैटल। अगर हम लोग न्याय चाहते हैं, तो हम लोग हमारा बैटल तब तक नहीं खोएंगे जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे। और संगठित होने से ही हमें पता चलता है कि हम लोगों ने कितना रास्ता तय किया है। वो आगे लिखते हैं, द बैटल इज इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ स्पिरिचुअल। ये जो संघर्ष है, ये जो आपका बैटल है, ये आपका युद्ध है, ये 100% स्पिरिचुअल है। क्यों स्पिरिचुअल है? बिकॉज देर इज नथिंग मटेरियल और सोशल इन इट। इसमें कोई मटेरियल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारा कुछ स्पिरिचुअल है। जब तक आप फोकस नहीं करोगे आपके बैटल के ऊपर, फॉर अवर्स इज अ बैटल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, इट इज अ बैटल फॉर फ्रीडम, इट इज अ बैटल ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हमारा जो युद्ध है, हमारा जो संघर्ष है, केवल सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं, ये स्पिरिचुअल है। ये जब तक हम लोग खुद अंदर से परिपक्व नहीं हो जाएंगे, पकेंगे नहीं, तब तक आपका बैटल सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। वो लिखते हैं, इट इज अ बैटल ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। केवल हमको सत्ता मिल जाए या केवल उससे हमको संपत्ति मिल जाए, यहां तक आपका संघर्ष नहीं है। आपको आपका कल्चर खड़ा करना है। और कल्चर खड़ा करने के लिए आपको ह्यूमन पर्सनालिटी को रिक्लेम करना पड़ेगा, उसको फिर से उभार कर दुरुस्त करना पड़ेगा। और जब तक आप खुद नहीं करोगे, आप औरों को नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि केवल हम लोग एक मीटिंग में नहीं आने की वजह से हम कितना नुकसान कर लेते हैं। दुश्मन ये जानता है कि आप इकट्ठा नहीं आते हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अत्याचार या अन्याय आपके ऊपर करो, आपका समाज सोया हुआ समाज है, वो खुले दिल से करते हैं। क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है, जब तक आप आपकी नींद से जागोगे नहीं। 2024 में देख लेना, उन्होंने सब कुछ तय कर लिया अपना प्रोग्राम। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे, वो लोग अपने एजेंडे पर काम करेंगे। उनको पता है कि ये सोया हुआ समाज है, ये हमें टक्कर नहीं दे सकता। और ये हमको टक्कर नहीं देने की वजह से हम चाहे जैसा दिन रात जो भी चाहे वो हम कर सकते हैं। इसके लिए एक बताता हूं मैं, एक छोटी सी कहानी है। आपने देखा होगा कि जब
बारिश होती है, पहली 2-4 बारिश होने के बाद गोबर जमा होता है और गोबर में एक कीड़ा पाया जाता है। उस कीड़े का नाम होता है गुबरेला कीड़ा। वो गुबरेला कीड़े को तुम गोबर से कितनी ही बार बाहर निकालो, वो फिर से वापस उसी गोबर में जाता है। उसी गोबर में वो निकाल लेता है उसकी गंदगी, उसी में वो धन्यता मान लेता है। उसी तरह आज हमारी हालत हो चुकी है। समाज के अग्रणी लोग कहो या समन्वय संघ के लोग आपको बार बार पुकार रहे हैं कि इकट्ठा आ जाओ। आप फिर उसी चीज में चले जाते हो, अपने खुद के संगठन में जाके छुप जाते हो। जैसा वो कुबरेला कीड़ा है, वो अपने गोबर में जाता है और उसी में गंदगी में बना रहता है। ऐसे ही हम अपने अलग अलग संगठनों को बने हुए उसी में वो बने रहते हैं। इससे परिणाम होता है कि आपको कितना भी जातिवाद हो, पाखंडवाद हो, ब्राह्मणवाद हो, वो आपको गाय गंगा गोबर अंधश्रद्धा, ये जो सारे संत है या ये सारे जो बसे हुए जितने भी लोग हैं उनके एजेंट, वो महाराज है, वो बताते हैं। वो बातों में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी बातें हम लोग अंधश्रद्धा से उन्हीं में लिप्त रहते हैं। और वो तो उनके काम करते हैं, हमारे ऊपर हर दिन जूते पड़ते हैं, हमारी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम लोग इकट्ठा आने की कभी कोशिश नहीं करते। चाहे हमारा आरक्षण खत्म हो जाए, चाहे संविधान खत्म हो जाए, चाहे हमारे घर जलाए जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी की आदत हमको हो चुकी है कि हम कितनी भी बार पीटते रहेंगे, हम बाहर से निकल के इकट्ठा होने के लिए कभी कोशिश नहीं करेंगे। और कोई आपको पुकार रहा है तो उसको हम रिस्पांस भी नहीं देंगे। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे एमएलए एमपी भी बैठे हुए 131 एमपीज हमारे पार्लियामेंट में, और करीब करीब 1500 एमएलए हमारे हर राज्य पूरे राज्यों में सारे मिला के। कितने सारे पार्षद है हमारे, कितने कारपोरेटर्स है। इतना होकर भी हमारे ऊपर ये अन्याय अत्याचार क्यों होते हैं? क्योंकि वो दुश्मन जानता है। दुश्मन का तरीका कैसा होता है? जैसे कि पुराने जमाने में ऐसा होता था कि किसी गांव में चोर आते थे। चोर को उनकी गांव वालों की, किसी फार्मर की या जिसके यहाँ भैंस गाय होती थी, भैंस या गाय उसको चुरानी होती थी, तो चोर पहले आते रात में और पहला काम करते कि अपनी जो भैंस होती है, भैंस के गले का जो घंटा होता है, वो घंटा उतारते। क्योंकि जब भैंस को ले जाते समय वो घंटे का आवाज से कई घर वाले नींद से उठे नहीं। वो पहला एक काम करते हैं कि एक घंटाधारी व्यक्ति जो पश्चिम की दिशा में चला जाता है, और जो घंटे उतारे हुए जितनी भी भैंसे हैं वो पूरब की तरफ भैंसों को ले जाते हैं, और घंटा बजाने वाला पश्चिम की तरफ चला जाता है। लोग नींद में से उठते हैं और देखते हैं कि पश्चिम की तरफ हमारी भैंसों को चुरा कर किसी ने लेके गया। दूर जाकर वो घंटा फेंक देता है। आपका सारा समय और आपकी सारी रात बर्बाद हो जाती है, ऐसे भी चोरी जाती है। तो ये जो दुश्मन है ऐसा ही घंटा बजाने का काम कर रहा है। हमको वो हमेशा दिशा भटकाने का काम करता है। जब भी किसी कंपनी को 3 लाख 4 लाख करोड़ का जितना भी कर्जा माफ करने का रहा, तो उस वक्त किसी मंदिर मस्जिद का, किसी दूसरे तरीके का जिसमें आपको गुमराह किया जाए, ऐसा तरीका वो अपनाता है। वो घंटा दूसरी तरफ ले जाएगा और हम दूसरी तरफ भागेंगे। वो भैंसे हमारी चुरा लेगा। आज हमारे ऐसे ही हालात बने हुए, सारे अधिकार सारे हक हमारे आंखों के सामने ले जा रहे हैं। ना तो हमारे लोक प्रतिनिधि उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना ही समन संघ के का कहने के बाद भी समन संघ के समन संघी जितने भी संगठन है वो उसको रिस्पांस दे रहे हैं। इसी वजह से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। और जैसा कि बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि ये हमारी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है, तो कहते हैं कि हिस्ट्री बियर्स आउट द प्रोपोजिशन दैट द पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है ऑलवेज बीन प्रिसीडेड बाय सोशल एंड रिलीजियस रेवोल्यूशन। सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया हैज अ फ्यू फ्रेंड्स एंड मेनी एनिमीज। वो कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि राजनीतिक या लोकतांत्रिक क्रांतियों को सक्सेस बनाने के लिए उससे पहले सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांतियों का होना अनिवार्य होता है। और सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति होती कैसे है? तो कल्चर बनने से। इसीलिए जैसा कि बुद्ध ने हमको आह्वान किया था कि इकट्ठा हो जाओ, उसके ऊपर हमने कल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में कुछ सोचा नहीं। उसके बारे में हम काम तो करते नहीं है, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं होते। इकट्ठा नहीं होगे तो काम कैसा होगा? इसीलिए पॉलिटिकल रिवोल्यूशन अगर सक्सेसफुल करना है
तो कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन के बारे में सोचना होगा। और सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन करने के लिए आपको इकट्ठा होना होगा। बाबा साहब ने कहा कि सोशल रिफॉर्म इन इंडिया हैज फ्यू फ्रेंड्स एंड मेनी क्रिटिक्स। हम सामाजिक तौर पर सामाजिक क्षेत्र में काम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में काम करते वक्त कम दोस्त होते हैं और ज्यादा दुश्मन होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाला आदमी और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले आदमी में फर्क होता है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले को रूढ़ियों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को तोड़ना होता है, और वही ज्यादा बदनाम होता है कि जो रीति रिवाजों को तोड़ने की भाषा करता है। पॉलिटिक्स में तो आज एक बार चुन के आ जाओ और 5 साल जितना चाहे समाज को लूटते रहो, वो कर सकता है। लेकिन समाज सुधार करने वाले को या सांस्कृतिक सुधार करने वालों की बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो बाबा साहब की इन सारी विचारों के ऊपर हम गौर कब करेंगे? हम लोग गौर नहीं करना चाहते, इसीलिए हम लोग सारे पीछे हुए लोग हैं। हम बार बार ये कहते आए कि इकट्ठा आ जाओ। इकट्ठा आने पे चाहे इकट्ठा आने के बाद हमारी गलतियां बताओ। हमने जो 10 गोल्डन रूल बनाए हैं, क्या कुछ ये सही है गलत है? जब तक आप हमसे हमारे सामने आओगे नहीं, तब तक आप हमारी कमियां कैसे निकालोगे? अगर आप हमसे भी होशियार हो, हमसे भी एक्सपर्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तो सामने तो आ जाओ। पर सामने आने की किसी भी संगठन की हिम्मत नहीं हुई, वो सामने आने के लिए डरे थे। इसीलिए हमने ये सोचा है कि अगर ये समन संघ के जितने भी पुरखों के संगठन है, पुरखों ने दिए हुए जो विचार है, ये विचार देने के लिए आप लोग इकट्ठा नहीं आएंगे, तो समन संघ अब दूसरा पैंतरा अपनाने वाला है। आपको इकट्ठा होना ही नहीं है। और जब तक आप इकट्ठा होने की तैयारी नहीं रखोगे, तो आपके खिलाफ आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए इस मंच से, समन संघ के मंच से, मैं आज के कंसेप्ट में यही बताना चाहूंगा कि अगर आप इकट्ठा होने की लैंग्वेज बदलोगे नहीं, तो आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। वैसे भी हमारा अनुभव है, हम लोग जैसे अभी किसी विहारों में, किसी सभाओं में या सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो बहुत सारे जनरल लोग जो होते हैं, हमारे आम पब्लिक होती है, उसका पॉलिटिकल लोगों के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा सामने आता है। यही गुस्सा अगर ऐसा बरकरार रहा, तो आने वाले समय में सोशल हो या पॉलिटिकल लोग हो, इनके खिलाफ आंदोलन छिड़ जाने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि लोगों को पता चला है कि हमारे आंखों के सामने हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। और जो लोग हमारे नेता समझते हैं या संगठनों के प्रतिनिधि समझते हैं, कुछ भी नहीं करते, अकेले अकेले अपने अपने बिल में वो व्यस्त है, और दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने में सारे कुछ व्यस्त है। इसीलिए जनता इधर से गुस्से में है और उधर से दुश्मन आपको लूटे जा रहा है। ऐसे में क्या करोगे? तो एकमात्र इलाज है, जैसे कि बुद्ध ने कहा, संगे सत्थी। संघ की ताकत अगर आपको इकट्ठा करनी है, तो आपको इकट्ठा होना होगा। जब तक आप इकट्ठा होने की भाषा नहीं करोगे और जब तक आप एक जगह पर नहीं आओगे, तब तक आपका भविष्य अभी दुरुस्त नहीं होने वाला। क्या बताओगे आप आपकी अगली जनरेशन को? जब ये सोचो तुम कि केवल महाराष्ट्र का फिगर मैंने बताया, महाराष्ट्र के 2 साल से बच्चे जो स्कूल जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको हॉस्टल में रहने के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, 2 साल से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी गई। 13,000 बच्चों की, 1,700 करोड़ की, और बच्चे रोड पे आ रहे हैं। अगर वो शिक्षा नहीं लेंगे, तो अगली जनरेशन का क्या होगा? वो बच्चे ये समझेंगे कि हमारे पहले पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है, जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मानती है, या तथागत बुद्ध, बाबा साहब, सम्राट अशोक, पेरियार, ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज के विचारों के वो वंशज मानते हैं, लेकिन वक्त पे हमको इतना ही मदद नहीं कर सकते, हमारी स्कॉलरशिप मिला मिला देने के लिए भी तत्पर नहीं है, कि हमारी समस्याओं को जानते नहीं। असेंबलियों में जब जाते हैं, तो कहीं इनका मुंह खुलता नहीं है। क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे में समन संघ की एक ही अभी पॉलिसी डिसाइड होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को उनके प्रॉब्लम के बारे में सचेत करेंगे, उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग ट्रेन हो जाएंगे जागरूक होकर, और लोगों के बीच में संदेशा ले जाएंगे कि आपको सबसे पहला अगर काम क्या करना होगा, तो ये हमारी 29 लाख संगठनों में से कम 4.5 लाख संगठनों को तो भी इकट्ठा करने का आंदोलन आप छेड़ो। जब तक आप आंदोलन नहीं छोड़ोगे, तब तक ये लोग इकट्ठा आने के लिए तैयार नहीं होंगे। यही पॉलिसी के ऊपर हमको काम करना होगा। और ये पॉलिसी हम जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमको अपना न्याय का रास्ता खुलेगा नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि मैंने आपके लिए कितना कुछ देकर जा रहा हूं मैं,
उन्होंने क्या कुछ दिया, विश्व का सबसे बढ़िया विज्ञानवादी धम्म और विचारधारा दी। बुद्ध की विचारधाराओं से दुनिया को दुरुस्त किया जा सकता है, ऐसा बाबा साहब कहते। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। दुनिया दुरुस्त हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोग खुद दुरुस्त होने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या किया जाएगा? दूसरी और बात बाबा साहब कहते कि जो संविधान दिया है, संविधान को अगर आप टिका कर रखना चाहते हो, कि संविधान के प्रति आपको जागरूक रहना होगा, संविधान की सारी बातों को आपको गंभीरता से लेना होगा। आपको चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए, चैप्टर 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 36 से आर्टिकल 51 तक आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी है। और आप क्या करते हो? तो आर्टिकल 51 का तो दिन दिन दहाड़े हमारे सामने उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 51 ये क्या कहता है कि संविधान कहता है कि इस दुनिया में, इस भारत देश में वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। हमारे आंखों के सामने आज आपने देखा होगा टीवी पर, जनरल चैनल पर आया कि वो चंद्रयान उधर चला गया साइंटिफिकली खोज से, लेकिन इधर पुरोहितों ने यज्ञ किया। उन्होंने आम लोगों के सामने ये बताया कि हमने ये यज्ञ करने की वजह से वो चांद पे हम चले गए, और यज्ञ करने की वजह से हमारा सब कुछ भला हो गया। धर्म जो है, जो गंदा धर्म है, उसका आचरण करोगे, उसकी रूढ़ी और परंपरा में आप अपना समय बिताओगे तो ही भला होने वाला है। ये आर्टिकल जो 51 है, जो फंडामेंटल जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमारे आंखों के सामने उसका उल्लंघन होते जा रहा है। और बाबा साहब ने अधिकार दिए हमारे लिए, फिर भी हम संविधान की इतनी बेसिक फंडामेंटल्स है उसको हम बचाते नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। दुश्मन ये जानता है कि लोगों के बीच में जो अनपढ़ समाज है, खासकर ओबीसी का, SC ST का जो जागरूक तबका नहीं है, उसके सामने आप बताओगे कि चंद्रयान हमारी पूजा से या हमारे यज्ञ करने से गया गया है, वो सब कुछ हो रहा है, तो उस पे विश्वास करेगा। और अभी आने वाले जनवरी में और एक धमाका होने वाला है। जो मंदिर बने जा रहा है, उसकी पूजा और उसकी जो इनॉग्रेशन होगा, तो उस वक्त भी एक ज्यादा तौर तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा, आपको परोसा जाएगा। तब क्या करोगे? आप जब भी कितनी भी कोशिश करोगे, लेकिन रोक नहीं पाओगे। दुश्मन की शक्ति बढ़ाने के लिए आप जिम्मेदार हो, हम लोग सभी जिम्मेदार हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की तौर पे हम लोग कहते हैं कि हम भारत के संविधान को इसीलिए नेता मानते हैं, इसीलिए हमारा पाथ फाइंडर मानते हैं, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया कैन मेक द चेंज, कैन प्ले द रेवोल्यूशन। हम भारत के लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो ही हम किसी क्रांति को जन्म देंगे, किसी क्रांति का हम उत्पाद करेंगे। वरना हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। ये बात हमारे सामने आज ये राक्षस की तरह खड़ी है हमारे। जैसा कि किसी एक अकेले जानवर के सामने अगर शेर खड़ा हो जाता है, तो कभी कभी वो भाग भी नहीं पाता, डर से इतना मजबूर हो जाता है, वो आकर शेर उसको खा जाता है। आज हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है। और संख्या में हम कितने हैं? तो SC ST और OBC जो जितने मूल हम समन संघी है जन्म से, वो हम 85% है। लेकिन 3% वाला जो हमारी भैंस चुराने वाला हमको दूसरी दिशा में भटकाया जा रहा है, और हम इतना भी नहीं जानते। ये कब जानेंगे हम? ये तब तक नहीं जान सकते जब तक हम लोग हमारे बीच के पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला, अहंकार, जो 10 गोल्डन रूल बने हैं, इस 10 गोल्डन रूल तक जब तक हम आचरण नहीं करेंगे, इसको हम तहे दिल से अपने आप में जब तक दिल और दिमाग में नहीं डालेंगे, तब तक हमारे बीच में ये इकट्ठा होने की प्रोसेस शुरू नहीं होने वाली है। तो बहनों और भाइयों, यही बात हमको आम संगठनों को, जो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, सारे संगठनों को हमको ये बात गौर से बतानी होगी। उससे उससे जाकर के ही हम लोग उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमको खुद को जागरूक करना होगा। हमारे बीच के जितने भी विवाद है, सारे विवादों को हमको मिटाना होगा, हमको ट्रेन करना होगा खुद को। और जब तक हम खुद को ट्रेन नहीं कर सकते, दूसरों को ट्रेनिंग देने की हमारी कोई लायकी नहीं हो सकती है। इतना ही मुझे आज के कंसेप्ट में कहना था। अगर मेरे से कुछ गलत बात निकली हो, किसी को आहत पहुंची हो, तो इसीलिए मैं समन संघ से माफी चाहता हूँ। संघे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम ममंग। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, संघं नमामि।